नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय स्विंग टेक्नोलॉजी के विषय थ्योरी के पाठचर्या में अंकित प्रसंग व्यवसाय से संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आइए जानते हैं उपकरण एवं सहायक सामान का परिचय क्या है। क्या होते हैं उपकरण एवं सहायक सामान? उद्योगों में काम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले उपकरण एवं सहायक सामानों की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हम पोशाक बना रहे हैं उन पोशाकों को शीघ्रता से जब हम बनाएंगे, क्योंकि जो मार्केटिंग है उसमें जब हम अपना काम सही से नहीं करके समय से दे पाएंगे तो वहां पे हमारी आय अच्छी नहीं होगी। इसलिए इन उपकरणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब ये उपकरण होंगे तो हम कार्य आसानी से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। तो इन सभी व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को, महिलाओं हों चाहे पुरुष हों, सबको इन उपकरणों के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। आइए अब आगे जानते हैं कि उपकरण एवं सहायक सामान में अंतर क्या होता है। तो उपकरण क्या है? उपकरण वे हैं जिनके बिना कार्य हो ही ना सके, उसे उपकरण कहते हैं। और जिसकी सहायता से काम हो जाए, पर उससे जो सहायक सामान है उससे जल्दी हो जाए, शीघ्र हो जाए, उसे हम सहायक सामान कहते हैं। तो ये है उपकरण तथा सहायक सामान का परिचय एंड इनमें अंतर। आइए आगे जानते हैं कि उपकरण एवं सहायक सामान के प्रकार क्या हैं, इनको किस प्रकार से बांटा गया है। तो ये जो उपकरण हैं इनको कार्यशैली के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसा जिस उपकरण का कार्य है, जैसी उसकी उपयोगिता है, उसके आधार पर ही इन उपकरणों का जो प्रकार है, जो टाइप्स हैं, वो बांटे गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या-क्या उपकरण हैं। तो सबसे पहले नाप लेने के उपकरण एवं सहायक सामान। दूसरा है ड्राफ्टिंग करने के उपकरण एवं सहायक सामान। तीसरा है कटिंग करने के उपकरण एवं सहायक सामान। चौथा है सिलाई करने के उपकरण एवं सहायक सामान। पांचवा है प्रेस के उपकरण एवं सहायक सामान। तो ये हमने जाने किस किस प्रकार के उपकरण होते हैं। अब उनमें भी कौन कौन से उपकरण हैं, ये हम आगे जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि नाप लेने के उपकरण एवं सहायक सामान क्या होते हैं। नाप लेने के उपकरण जानना व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस हिसाब से फैशन टेक्नोलॉजी आज के युग में है, वहाँ पे नाप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जब तक हम नाप सही नहीं लेंगे, तब तक हमारी पोशाक साफ-सुथरी और फिटिंग की शेपदार नहीं बनेगी। जब वो नहीं बनेगी, तो ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा। ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा, तो जो हमारी फेमस है, प्रसिद्धि है, वो नहीं होगी। इसलिए नाप का ज्ञान होना व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ध्यान देने योग्य बातें ये हैं नाप लेने की, कि नाप एकदम सही होनी चाहिए। तो उनके लिए हमें जो उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, आइए हम जानते हैं। पहला है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप एक मापक फीता है। ये एक प्रकार का लचीला रेखनी है जो कपड़ा, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या किसी भी धातु की पतली पट्टी से बना होता है। इस पतली पट्टी के दोनों सिरों पर एक एल्यूमीनियम की पत्ती लगी होती है धातु की, जो एक तरफ 3 इंच की होती है तथा दूसरी तरफ 1.5 इंच की होती है। ये जो पत्ती है, ये गोलाइयों को नापने के काम में आती है। इसलिए इसको हम गोलाई जहाँ छोटी-छोटी होती हैं,
उनको नापते हैं इस पतली पट्टी से। इससे हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट आदि में दूरियां बड़ी आसानी से माप कर सकते हैं। आजकल ये छोटी या बड़ी दूरी मापने का एक सामान्य औजार है। इसकी लंबाई सामान्यतः 1 मीटर से 20 मीटर तक होती है, लेकिन घरेलू जो सिलाई कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो इंची टेप होता है, नॉर्मल वो 60 इंच का और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक का बना हुआ होता है। ये प्लास्टिक का होता है, तो जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का इंची टेप है। इसमें इंच तथा सेंटीमीटर दोनों में निशान बने हुए होते हैं। इसलिए हम जहाँ पे हमें इंच की ज़रूरत है, हम इंच में नापते हैं और सेंटीमीटर में ज़रूरत है, तो सेंटीमीटर में नापते हैं। आइए आगे जानते हैं दूसरा उपकरण क्या है? गिदरी मापक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि टांग के अंदरूनी भाग का नाप लेने का फीता। ये अर्धचंद्राकार आकृति का बना हुआ तथा गोलाई के मध्य इंची टेप लगा होता है। इसे गोलाई को टांग में फंसाकर अंदर अर्थात गिदरी का नाप इंची टेप द्वारा लिया जाता है। इसके प्रयोग से ग्राहक के शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं होती है, नाप ठीक आता है। इसलिए हम इस गिदरी मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं या गिदरी मापक टेप का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो जेंट्स के जो नीचे वाले गारमेंट होते हैं, पैंट है, लोअर है, उनकी गिदरी नापने के लिए ये आवश्यक होता है। इसलिए इन उपकरण के माध्यम से जब हम नाप लेते हैं, तो नाप लेने में आसानी भी होती है और नाप जो है सही मिलती है। इसलिए हम इस यंत्र के माध्यम से या इस उपकरण के माध्यम नाप लेते हैं। ये आप उपकरण देख रहे हैं, ये गिदरी मापक, ये एक चंद्राकार आकृति बनी हुई है। इस आकृति से ही ये इंची टेप निकला हुआ है। इसी गोलाई को ये जो होल दिख रहा है, इसको हम गिदरी में यानी टांग में फंसा देते हैं और इस हैंडल के माध्यम से अपनी तरफ जब हैंडल खींचते हैं, तो उससे जो है गोलाई की नाप आ जाती है। इसीलिए हम इसे गिदरी मापक यंत्र या गिदरी मापक मेजरिंग टेप, लेग मेजरिंग टेप। आइए आगे जानते हैं। तीसरा कौन सा उपकरण है? नाप का स्टैंड यानी मेजरिंग स्टैंड। ये जो पोशाक लंबी होती हैं, उन पोशाकों की लंबाई को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ओवरकोट, लेडीज नाइटी, गाउन आदि का नाप जो पूरे नीचे तक होते हैं, उनकी नाप लेने के लिए तथा जो घेर वाले वस्त्र होते हैं, उनकी फ्लेयर यानी उनका जो घेर है, गोलाई है, उसको चेक करने के लिए इस स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये एक रॉड लगी हुई है। इस रॉड पे इंच के निशान बने हुए हैं। तो इंच के निशान ये बने हुए हैं, इसी से हम लंबाई नापते हैं और इसी से गोलाई नापते हैं। ये नीचे स्टैंड बना हुआ है। इस स्टैंड पे ये पट्टी पतली सी स्टिक लगी हुई है जिसमें निशान बने हुए हैं। इन निशानों के माध्यम से हम नाप ले सकते हैं गोलाई की और पूरे वस्त्र की लंबाई। आइए आगे हम जानते हैं नाप लेने के बाद हमें किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो नाप करने के बाद ड्राफ्टिंग करने के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, सहायक सामान की उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए जानते हैं ड्राफ्टिंग है क्या। से हम जब ड्राफ्टिंग समझेंगे तभी तो उसके करने के उपकरण जान पाएंगे कि इसको बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ड्राफ्टिंग जो रेखाओं के माध्यम से पोशाक की नमूना बनाया जाता है या पोशाक का जो चित्र बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, उस बने हुए नमूने को या उस चित्र को। तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमें मेज की आवश्यकता पड़ती है। ये मेज की ऊपरी सतह एकदम समतल होनी चाहिए।
जिससे कि ड्राफ्टिंग करने में हमें कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस मेज की ऊंचाई 3 फुट होनी चाहिए, लंबाई इसकी 6 फुट होनी चाहिए और चौड़ाई इसकी 4 फुट होनी चाहिए। तो ये जो ड्राफ्टिंग मेज है, ये आप देख रहे हैं, इसकी ये जो हाइट है ये आप देख रहे हैं, ये ये इसी के अकॉर्डिंग है। इसमें एक सिरा नीचा है और एक तरफ ये हाइट वाला है, तो ये एडजस्टेबल है। यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, इन पिनों के माध्यम से हम इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ऊंचाई अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ऊंचा और नीचा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग में एडजस्टेबल है, ठीक है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, आगे है पेंसिल। पेंसिल रेखाओं तथा लाइनों को बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं, ये अलग अलग कलर से यानी कलरफुल पेंसिल से भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि जिन जगहों पे हमें डिजाइन या कुछ और मार्क करना होता है, जहां हमें कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज लगानी है या सिलाई करनी है, तो वहां पे हम अदर कलर की पेंसिल का यूज करते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि यहाँ पे हमें किस चीज का प्रयोग करना है। दर्जी कलाकर्व। दर्जी कलाकर्व एल शेप का बना हुआ एक उपकरण होता है। इस उपकरण की दोनों भुजाएं बंद होती हैं। इसमें एक वक्राकार आकृति बनी हुई होती है और ये उपकरण ड्राफ्टिंग में छोटी-छोटी गोलाइयों को शेप देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जैसा कि आप ये सेट में देख रहे हैं, ये ये 12 का बना हुआ सेट होता है। इसमें से 3 या 4 कर्व का ड्राफ्टिंग में प्रयोग किया जाता है, जो आर्म होल की गहराई, गले की गोलाई आदि का शेप देने के काम में आती हैं। कार्ड स्केल। कार्ड स्केल गत्ते की बनी हुई एक त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ ये उपकरण होता है। इस पे 1/3 से लेकर 1/10 तक के निशान सेंटीमीटर में बने होते हैं। इस पे हम ड्राफ्टिंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो छोटी-छोटी ड्राफ्टिंग होती है, उनको बनाने के लिए हम इस कार्ड स्केल का प्रयोग करते हैं। ब्रश। ब्रश जो है, हम मिल्टन क्लॉथ पर जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं, उन ड्राफ्टिंग पर बनी हुई रेखाओं को साफ करने के कार्य में प्रयोग किया जाता है और जब फिनिशिंग वस्त्र की हो जाती है, तो उन वस्त्रों में धागे वगैरह जो लगे रहते हैं, उनको साफ करने के लिए भी इस ब्रश का प्रयोग किया जाता है। एल स्केल। एल स्केल एल आकृति का बना हुआ एक उपकरण होता है। ये लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में एक साथ नाप ले सकता है। इससे 90 अंश की अक्षांश पर 90 अंश के कोण पर गोलाई में नाप ली जा सकती है। इसकी लंबाई वाली भुजा 24 इंच की तथा चौड़ाई वाली भुजा 12 इंच की होती है। ये उपकरण हमें लंबाई तथा चौड़ाई में नाप लेने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि ड्राफ्टिंग करने में आसानी होती है। ये प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, फाइबर के बने हुए और धातु का बना हुआ भी मिलता है। स्केल। स्केल 12 इंच, 24 इंच और 30 इंच की धातु, प्लास्टिक, रबर, फाइबर की बनी हुई मिलती हैं। इन स्केलों से हम सीधी लाइनों को बनाते हैं। कहने का मतलब है, इन स्केल के द्वारा या इस स्केल के द्वारा हम ड्राफ्टिंग में सीधी रेखाएं जो बनाते हैं, वो इन स्केल के माध्यम से ही बनाते हैं। अर्थात सीधी रेखाओं को बनाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। मिल्टन चॉक। मिल्टन चॉक का प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए करते हैं ड्राफ्टिंग में। ये कई प्रकार के कलर में उपलब्ध होती हैं और कई आकृतियों में भी मिलती हैं। गोल, चौकोर, त्रिभुजाकार, बहुत सारी आकृतियों में मिलती हैं और ये मिट्टी की बनी हुई होती है। ये बहुत सारी क्वालिटी में आती है, तो हमें अच्छी क्वालिटी की मिल्टन चॉक का प्रयोग
ड्राफ्टिंग में मार्किंग करने के लिए करना चाहिए। प्रकार प्रकार जो है वो बुनिया होता है, ये छोटी-छोटी गोलाइयों को ड्राफ्टिंग में बनाने के काम में आता है। इसके एक तरफ नुकीला वो बना हुआ होता है सिरा और दूसरी तरफ इसमें पेच लगा होता है जहाँ पेंसिल फँसाते हैं। इस पेंसिल को फँसाकर हम उन गोलाइयों का नाप लेते हैं। लेग शेपर लेग शेपर जो है ये देख रहे हैं आप, लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर का बना हुआ या धातु का भी बना हुआ मिलता है। ये एक ऐसा उपकरण है जिससे हम टाँग की नाप लेते हैं, इसीलिए टाँग के नाप के आधार पर इसका नाम लेग शेपर दिया गया है। तो इसके जो है ये थोड़ा एक साइड में झुका हुआ होता है और इसकी स्टिक एक तरफ पतली और एक तरफ चौड़ी होती है। मिल्टन क्लॉथ मिल्टन क्लॉथ का प्रयोग हम ड्राफ्टिंग का अभ्यास करने के लिए करते हैं, क्योंकि इस पे जो है ड्राफ्टिंग जो हम बनाते हैं, वो ब्रश के माध्यम से साफ की हो जाती है, इसलिए हम इसके बार-बार अभ्यास के लिए मिल्टन क्लॉथ का प्रयोग करते हैं ड्राफ्टिंग में। रबर का प्रयोग हम लाइनों को इरेज़ करने के लिए करते हैं, क्योंकि जिन लाइनों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं या जहाँ डिज़ाइन हमें सही नहीं लगती है, हमें दूसरी डिज़ाइन की आवश्यकता है, तो हम इस रबर से उन लाइनों को साफ कर देते हैं और फिर वहाँ पे नई डिज़ाइन का निर्माण कर देते हैं। ये जो रबर है, ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, नहीं तो जब हम उसे इरेज़ करेंगे तो वहाँ पे जो हमारी ड्राफ्टिंग है जिस पेपर पे, वो क्या होगी खराब हो जाएगी, पेपर फट जाएगा। इसलिए हमें रबर का प्रयोग अच्छी क्वालिटी का करना चाहिए। आइए आगे जानते हैं ड्राफ्टिंग करने के बाद हमें किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। कटिंग करने के उपकरण एवं सहायक सामान। तो कटिंग जो है वो सिलाई में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो हमने समझा था वो था नाप लेने के उपकरण और ड्राफ्टिंग करने के उपकरण। इन कार्यों के बाद कटिंग करने का जो है उपकरण आता है। अगर हम इन कार्यों के बाद कटिंग सही करेंगे तो हमारी पोशाक भी सही बनेगी। अगर हम सही कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें उपकरणों की जानकारी नहीं है, तो हम कटिंग क्या सही नहीं करेंगे, तो उससे हमारी जो कटिंग है, वो कपड़े की जब खराब हो जाएगी तो पूरा पोशाक ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इनके उपकरणों को बारे में जानकारी अति आवश्यक है। छोटी कैंची 6 इंच से लेकर 10 इंच तक में बनी हुई होती है। इसके फरे तेज धार वाले होते हैं। ये महीन कपड़ों को काटने के काम में आती है। इलेक्ट्रिक राउंड कटर का प्रयोग हम 50 लेयर एक साथ काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिक कटर है, तो जब तक जो व्यक्ति इसको प्रयोग कर रहा है, उसको अनुभव नहीं होगा, तो वो इसका प्रयोग आसानी से नहीं कर पाएगा, वहाँ पे हमारी कटिंग गलत हो जाएगी। इस पे राउंड ब्लेड लगा हुआ है मशीन पे, ये हैंडल है, ये देखिए ये जो है गोल ब्लेड लगा है, ये हैंडल है, इसी को पकड़ के चलाया जा रहा है, जो हमारी ड्राफ्टिंग मार्किंग हुई है ड्राफ्टिंग के माध्यम से, उन मार्किंग यानी निशानों को चिन्ह वाले को शीट पे चल रहा है, जैसे-जैसे ड्राफ्टिंग है, वैसे-वैसे हम इसकी कटिंग करते चले जाते हैं फैब्रिक की। होल मेकर और पुलिस तथा आर्मी की वर्दियों में जो होल किए जाते हैं, उनको करने के काम में आता है। उन होलों को आइलट स्टिच के द्वारा भर दिया जाता है और उसपे फिनिशिंग दी जाती है। तो ये जो है आगे नुकीला होता है और पीछे की तरफ थोड़ा मोटा होता चला जाता है और एक लकड़ी का हत्था लगा हुआ होता है, जिससे कि होल करने में आसानी होती है। कटिंग मेज कटिंग मेज का प्रयोग हम कटिंग करने के लिए करते हैं। इसकी ऊपरी सतह एकदम समतल होनी चाहिए, जिससे कि कटिंग करते समय में कोई भी सावधानी मतलब कोई भी कठिनाई यानी असावधानी का सामना ना करना। इसकी ऊंचाई 3 फुट, चौड़ाई 4 फुट और लंबाई 5 फुट होनी चाहिए
और इसको कटिंग करते समय जो हम कटिंग करते समय मेज प्रयोग करेंगे, वो ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे ज़मीन एकदम प्लेन हो, खुरदरी ना हो, ऊँची-नीची ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी कटिंग सही नहीं होगी और ऊपरी सतह भी प्लेन होनी चाहिए। कटिंग मेज। स्ट्रेट नाइफ कटर का प्रयोग 200 लेयर तक काटने के लिए किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट ब्लेड लगा हुआ है सीधा और ये हैंडल लगा हुआ है। इसी हैंडल को पकड़कर हम ये कटर को बीच में जो निशान मार्किंग वाले लगे हैं पहली परत पे, उसके बाद उसी तरह से इसको लगाते चले जाते हैं। तो ये जैसे निशान पे लगता है वैसे ही कटिंग करते हुए चलता है। इस हत्थे के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है, इस स्ट्रेट नाइफ कटर को। इसमें 200 लेयर तक एक साथ काटी जा सकती हैं। ये भी विद्युत चालित इलेक्ट्रिक कटर है, ये लाइट से चलता है। ट्रिमिंग सीजर का प्रयोग छोटे-छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ये 3 इंच से लेकर 6 इंच तक की लंबाई में बनी होती हैं। ये जब हम बटन लगाते हैं, काज बनाते हैं, कोई छोटा जैसे तुरपाई कर रहे हैं या फिर लेस लगा रहे हैं, पाइपिंग लगा रहे हैं, तो उन सब कार्यों को करते समय फिनिशिंग देने के लिए और छोटे-छोटे धागों को काटने के लिए इस ट्रिमिंग सीजर का प्रयोग किया जाता है। पिन कुशन पिन कुशन का प्रयोग पिनों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इन पिन कुशन को बनाने के लिए कपड़े में फोम या रुई भर दी जाती है और उन्हीं पे पिनों को एकत्रित कर दिया जाता है। तो जब हम कटिंग करते हैं, कपड़े को सेट करना होता है, तो हमें पिन को इधर-उधर ढूँढने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इस पिन कुशन का प्रयोग किया जाता है। आगे जानते हैं कटिंग करने के बाद हमें किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमारा पोशाक जो है, वो आसानी से तैयार हो जाए। सिलाई करने के उपकरण एवं सहायक सामान। सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले हाथ की सुई का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब पहले मशीन नहीं थी तो हाथ की सुइयों के माध्यम से ही सिलाई कार्य किया जाता था। हाथ की सुई का होना, मशीन की सुई का होना, इन दोनों सुइयों का होना अति आवश्यक होता है। रफू की सुई, तो कभी-कभी हमें वस्त्रों पर रफू करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वहाँ पे हमें इन सुइयों का प्रयोग करना पड़ता है। हाथ की सुई में और मशीन की सुई में फ़र्क क्या होता है? मशीन की सुई जो है, उसमें नीचे की तरफ आई होती है और हाथ की सुई में ऊपर की तरफ आई होती है। ये पूरी एक बराबर मोटाई की होती हैं और मशीन की सुई ऊपर मोटी और नीचे पतली होती है। हाथ की सुई जैसे-जैसे नंबर बढ़ता है, सुई पतली होती चली जाती है। मशीन की सुई में जैसे-जैसे नंबर बढ़ता है, सुई मोटी होती चली जाती है। तो ये नीचे वाला जो मशीन का सुई का जो मशीन वाली सुई है, उनका जो नीचे होल होता है धागा डालने के लिए, उसको हम आई कहते हैं और नोक वाले जो वो है पॉइंट, उसको पॉइंट कहते हैं। ऊपर थोड़ा-सा पतला होता है, आगे जाके ऊपर एकदम गोलाई हो जाती है, तो ये मशीन की सुई है और हाथ की सुई तो पता ही है, जो पतली सुइयाँ होती हैं, वो पतले कपड़ों पर कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं और मोटी सुइयों का प्रयोग गद्दे, बैग बनाने के लिए किया जाता है। थिम्बल थिम्बल का प्रयोग तुरपाई, कढ़ाई, बटन होल बटन लगाते समय और जो सख्त सिलाइयाँ उनको करते समय प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हम थिम्बल का प्रयोग उँगली में करते हैं, तो उससे उँगली हमारी सुरक्षित रहती है। ये जो है स्टील का बना हुआ एक उपकरण होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये उँगली में पहने हुए। इससे ये देखो सुई जो लग रही है, वो हमारी उँगली पे ना लग के इसी थिम्बल पे लग रही है, तो क्या होगा हमारी सुई जो है वो चुभेगी नहीं, तो हमारी उँगली चोटिल नहीं होगी। इसलिए इस थिम्बल या अंगुस्ताने का प्रयोग किया जाता है। निडिल थ्रेडर का प्रयोग निडिल में यानी सुई में धागा डालने के लिए किया जाता है।
ये जो आप देख रहे हैं ये पतली सी पत्ती है। इस पत्ती पे एक तार लगा हुआ है, उस पे हमने धागा डाल दिया है। उस धागे के माध्यम से ही हम सुई में धागा डाल देंगे इस नीडल थ्रेडर के माध्यम से। फिर है धागा। धागा क्या है, सिलाई के लिए अच्छी क्वालिटी और मैचिंग का होना चाहिए, क्योंकि जो हम सिलाई करते हैं उससे जो हमारी पोशाक में सुंदरता आती है वो धागे की क्वालिटी और कलर मैचिंग से ही आती है। इसलिए हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आइए आगे जानते हैं कि कौन से उपकरण अब हमें चाहिए फिनिशिंग के लिए। तो प्रेस के उपकरण एवं सहायक सामान। प्रेस के लिए हमें प्रेस चाहिए होती है, जो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, स्टीम प्रेस, कोयले वाली प्रेस, बम्बू प्रेस, ठोस प्रेस के रूप में प्रयोग की जाती हैं, विभिन्न प्रकार की। तो ये है जो ऑटोमेटिक प्रेस है, ये इस पे ये डायल लगा हुआ है, इस डायल पे फैब्रिक के नाम सेट हैं, तो जिस पे भी हमें फैब्रिक पर प्रेस करनी है उस फैब्रिक के नाम के अनुसार हम इसको सेट कर देंगे और प्रेस करेंगे। तो उससे होता क्या है कि कपड़े जलने की संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। स्पंज विद बाउल। स्पंज का प्रयोग हम पानी जो है कपड़े में देते हैं उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो पहले ठोस प्रेस होती थी, कोयले वाली प्रेस होती थी, वहां स्टीम प्रेस के लिए यानी स्टीम के लिए इस पानी को स्पंज के द्वारा प्रेस किया जाता था, दिया जाता था। इसलिए इस स्पंज का प्रयोग किया जाता है। निडिल बोर्ड। निडिल बोर्ड रोएदार वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक लकड़ी का पट्टा होता है जिस पट्टे पे बहुत सारी पिनें लगी हुई होती हैं। इन पिनों के द्वारा हम इस पे प्रेस करते हैं। जो रोएदार वस्त्र होते हैं उनको हमेशा उल्टी तरफ से प्रेस करना चाहिए, जिससे कि उसके रोए खराब ना हो, वो अच्छे बने रहें। अगर हम उसको सीधी तरफ से प्रेस करेंगे तो रोए बैठ जाएंगे, इसलिए हमेशा उल्टी तरफ से प्रेस करना चाहिए। फिर है हमारा स्लीप बोर्ड। स्लीप बोर्ड को हम बाजू प्रेस करने के लिए यानी स्लीप प्रेस करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि इससे और भागों की जो प्रेस है वो खराब नहीं होती है। इसलिए हम इसको अलग से प्रेस करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। प्रेसिंग मेज। प्रेसिंग मेज को हम एक कंबल बिछाकर उसके ऊपर व्हाइट चादर बिछाकर प्रेस के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी ऊपरी सतह एकदम प्लेन होनी चाहिए। स्टीम प्रेस। स्टीम प्रेस भाप चालित प्रेस है। इस प्रेस के तले पर छिद्र बने रहते हैं और इसके ऊपर एक जार बना होता है, जिस जार में हम पानी भरते हैं और बटन के माध्यम से जब उसको प्रेस करते हैं तो वो भाप वहां से छिद्रों से निकलती है, उससे हमारे कपड़े में फिनिशिंग अच्छी आती है। इसलिए हम अधिकतर वस्त्रों जैसे कॉटन है, वूलन है, उन पे स्टीम प्रेस का ही प्रयोग करते हैं। इन सब उपकरणों के प्रयोग के बाद जब हमारा वस्त्र सुरक्षित हो जाता है, फिनिशिंग हो जाती है उसमें, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसमें अच्छी क्रीज बनी रहे, इसके लिए हमें हैंगर की आवश्यकता पड़ती है। उस हैंगर पे हम अपने वस्त्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि जो उपकरण हैं व्यवसाय से संबंधित कितने प्रकार के होते हैं और क्या-क्या होते हैं। आइए आगे जानते हैं इन उपकरणों की उपयोगिता एवं महत्व क्या है। इनके उपयोग से कार्य सुंदर व अच्छा होता है। निशान लगाने के लिए पूरे सही तरीके की वस्तुएं होने पर हम कोई भी ड्राफ्ट बना सकते हैं। कटिंग टेक्निक सीखने के लिए आवश्यक है कि कटिंग के सभी उपकरणों का अध्ययन करें, अन्यथा कटिंग गलत हो सकती है। वस्त्रों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वस्त्रों की अच्छी फिनिशिंग व प्रेसिंग बहुत आवश्यक है। हमें वस्त्रों में जब सुंदरता बढ़ानी है तो उसके लिए हम वस्त्रों में फिनिशिंग का आना बहुत ही आवश्यक है। तो वो फिनिशिंग जो है प्रेसिंग के द्वारा ही आती है, इसलिए प्रेस का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक व्यक्ति को कटिंग से संबंधित उपकरणों के बारे में जानकारी होना, उनकी उपयोगिताओं के बारे में,
उनके महत्व के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। आइए आगे जानते हैं इन उपकरणों से हमें लाभ क्या है। तो ये उपकरण एवं सहायक सामान है, इनसे लाभ क्या है? उपकरण एवं सहायक सामान से निम्न लाभ हैं। पहला है कार्य करने के समस्त उपकरण रहने से कार्य में शीघ्रता आती है। जो हमारे उपकरण हैं, उनके सभी उपकरणों के अलग-अलग जो उपकरण हमने बताए हैं, उन उपकरणों के जो कार्य करने जा रहे हैं, उसके समस्त उपकरण रहने से कार्य में शीघ्रता आएगी। क्योंकि अगर हम मान लो नाप लेने जा रहे हैं, तो नाप जब लेंगे, तो जब हमारे पास सभी उपकरण होंगे, तो उससे नाप लेने में आसानी रहती है, तो वो क्या होगा कार्य जल्दी होगा। दूसरा है शीघ्रता से कार्य करने से आज कार्य अधिक होता है और इस प्रकार कधिक अधिक कार्य से आय अधिक बढ़ जाती है। जब हमारा कार्य अधिक होगा तो आय भी अधिक बढ़ेगी। तो इन उपकरणों का ये लाभ है। यदि आपके पास कार्य करने के समस्त उपकरण होंगे, तो कार्य में शुद्धता आएगी, यथार्थता आएगी तथा आपके द्वारा सिली गई पोशाक सुंदर व साफ होगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पोशाक बना रहे हैं, वो सुंदर हो। जब सुंदर तभी तो होगी जब हमारे पास सारे उपकरण मौजूद होंगे, हमें उनके बारे में जानकारी होगी। टेलरिंग में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरण रहने से कार्य विधि पूर्वक होता है। सिस्टमैटिक ढंग से कार्य करने के लिए किसी भी व्यवसाय में हमें उनके सभी उपकरणों के बारे में ज्ञान होना और उन सब उपकरणों का होना अति आवश्यक होता है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में समस्त उपकरण उपलब्ध होने के कारण वहाँ अधिक उत्पादन संभव हुआ है। अगर ये सब उपकरण वहाँ नहीं होते, तो जो हज़ारों में एक-एक डिज़ाइन के हज़ारों पीस बनते हैं, वो कैसे संभव थे? नहीं संभव थे। इसलिए वहाँ इन सब उपकरणों को उपलब्ध कराया जाता है। जो व्यक्ति जिस विभाग से संबंधित है, वो उस विभाग से संबंधित सभी उपकरणों को अपने पास उपलब्ध रखता है कि जब भी इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो काम में कोई कठिनाई ना हो, काम शीघ्रता से हो जाए और जल्दी हो जाए और जो कार्य जल्दी हो जाएगा, उससे क्या होगा काम अधिक हो जाएगा। इस कार्य को अधिक करने के लिए वहाँ सभी उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है विधिपूर्वक। तो आज हमने सीखा कि व्यवसाय से संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान क्या होते हैं, इन उपकरणों का प्रयोग करने से हमें क्या लाभ है, इन उपकरणों का होना क्यों अति आवश्यक है और इन उपकरणों के होने से हमें जो लाभ होते हैं, उन लाभ से हमें आय में कितना प्रॉफ़िट हो जाता है, इसलिए इन उपकरणों का होना तो अति आवश्यक होता है। तो ये जो हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया व्यवसाय से संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान के बारे में, ये हमने इस बुक से स्विंग टेक्नोलॉजी की लेखक नीरज गुप्ता से ये स्टडी मटेरियल तैयार किया था। आप इसके गहन अध्ययन के लिए इस बुक से अध्ययन कर सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं। तो हमने आपको जो प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।